हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एमईजी 05 का लिटरेरी थ्योरी का, जो कि है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को ही डीकंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो कहीं पर मैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बोलूंगी, कहीं पर डीकंस्ट्रक्शन बोलूंगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही चीज़ें सेम है। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, उसके बाद इसकी बिगनिंग कहाँ से हुई है वो देखेंगे, उसके बाद हम जो है डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरीज देखेंगे। तो इसकी शुरुआत जो है वो जो है लेट 1960s से हुई थी, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब न्यू क्रिटिसिज्म आया था 1920 में, तो 1920 से लेके 1950 तक चला न्यू क्रिटिसिज्म। लेकिन 1920 से पहले और 1920 के बाद में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया था। 1920 से पहले जो लिटरेरी वर्क होता है, जैसे नॉवल हो गया, पोइट्री हो गया, कोई भी लिटरेरी पीस हो गया, तो उसको एज अ वर्क देखा जाता था। मतलब उसको जिस तरह से ऑथर ने लिखा है उसको वैसे ही समझना पड़ता था, ऑथर ने क्या लिखा है और किस टाइम पीरियड के हिसाब से लिखा है। लेकिन 1920 के बाद, न्यू क्रिटिसिज्म आने के बाद, वर्क को जो है एज अ टेक्स्ट देखा जाने लगा। मतलब उसके कोई भी जो है कुछ भी इंटरप्रिटेशन निकाल सकता है अपने हिसाब से, वो उस टेक्स्ट को अपने हिसाब से समझ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकाल सकता है। ना कि उसको जो है उस टेक्स्ट को जो है ऑथर के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा और वैसे ही मीनिंग निकालना पड़ेगा। तो ये जो चेंज आया, ये बहुत बड़ा चेंज था हर फील्ड में। और इसके बाद जो है तभी जब 1950 के बाद, इसी के कारण, मतलब इस टेक्स्ट को समझने के लिए ही स्ट्रक्चरलिज्म आया। मतलब लैंग्वेज को समझने के लिए, टेक्स्ट को समझने के लिए। और स्ट्रक्चरलिज्म जो है 1950 से लेकर के 1960 तक चला लगभग। और जब स्ट्रक्चरलिज्म आया, मैंने आपको बताया है कि इसमें यही बताया है कि हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो एक दीवार हो, चाहे वो एक पेन हो। तो यह ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है, इसके ऊपर मैंने पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है। तो आप मेरे पहले स्ट्रक्चरलिज्म की वीडियो देखिए, उसी के बाद जो है डीकंस्ट्रक्शन की वीडियो देखिए जो मैं बना रही हूँ। क्योंकि आपको ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपने स्ट्रक्चरलिज्म की देखी होगी तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है, जब स्ट्रक्चरलिज्म आया तो स्ट्रक्चरलिज्म के रिस्पॉन्स में ही एज अ लिटरेरी मूवमेंट डीकंस्ट्रक्शन आया लेट 1960s में। मतलब ये जो डीकंस्ट्रक्शन है, ये स्ट्रक्चरलिज्म के रिस्पॉन्स में आया। और ये जो स्ट्रक्चरलिज्म ने जितनी भी थ्योरीज दी थी फर्डिनेंड डी सोसर ने, उनके अगेंस्ट निकल के आया ये जो डीकंस्ट्रक्शन था। मतलब एक तरह से अपोज किया हुआ है इसकी सारी थ्योरीज को। स्ट्रक्चरलिज्म की सारी काफ़ी थ्योरीज को जो है मानने से इनकार किया है डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरीज ने। और इसको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया है स्ट्रक्चरलिज्म को। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीकंस्ट्रक्शन की शुरुआत जो है लेट 1960s से हुई थी। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले जो है जैक्स डेरिडा ने की थी। और इन्होंने कहाँ से की थी? ये फ्रांस से हुई थी। मतलब इसकी शुरुआत इन्होंने जो है एक अपना लेक्चर दिया था, एक अपना ऐसे प्रेजेंट किया था जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में 1966 में, जो कि है स्ट्रक्चर साइन प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंस। तो ये जो इन्होंने लेक्चर प्रेजेंट किया था, इसकी फिर नेक्स्ट ईयर जो है बुक छप गई थी। तो यहीं से जो है डीकंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई थी। तो अब हम जो है सबसे पहले पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी जान लेते हैं कि ये करता क्या है। ये एक ऐसा मेथड है जो कि एक टेक्स्ट को, मतलब किसी भी लिटरेरी पीस को जो है समझने की कोशिश करता है। ये जो है किसी भी जो लिटरेरी टेक्स्ट है उसको जो है तोड़ मरोड़ के, उसको अलग थलग करके, और उसको जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक बिल्डिंग है। अब जो बिल्डिंग है उसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई होती है। और वो जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई है, वो उस बिल्डिंग बनाने वाले को ही पता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई है। जब बाहर से कोई देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो अगर हमें फिर से वो चीज़ें देखनी होगी कि उसके अंदर क्या क्या है, तो हमें जो है उस बिल्डिंग को पहले तोड़ना होगा। तो यही जो है डीकंस्ट्रक्शन भी करता है। जो टेक्स्ट है उसको तोड़ करके, जो है ब्रेक करके, अलग अलग तरीके से उस टेक्स्ट को समझने की कोशिश की जाती है डीकंस्ट्रक्शन में। तो क्योंकि ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, ये स्ट्रक्चरलिज्म के रिस्पॉन्स में आया है, तो हर जगह इन दोनों का जो है कंपैरिजन होगा। तो आपको मतलब हर जगह इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। और ये बहुत ही ईजी है। मतलब स्ट्रक्चरलिज्म की सारी थ्योरीज की जो उल्टी है, वो मतलब जो बिल्कुल अपोजिट है, वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है। जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म का ओरिजिन हुआ था लिंग्विस्टिक से। लिंग्विस्टिक होती है लैंग्वेज की स्टडी। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है फिलॉसफी से एमर्ज
हुई है, फिलॉसफी से इसका जो है जन्म हुआ है। और इसके बाद जो है ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये एक लिटरेरी थ्योरी थी, लेकिन ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है ये एक लिटरेरी मूवमेंट थी, मतलब जो स्ट्रक्चरलिज्म के अपोजिट, मतलब स्ट्रक्चरलिज्म की वजह से उभर के आई। तो हम जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि स्ट्रक्चरलिस्ट ने कहा था कि जो मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का वो एब्सोल्यूट होता है, वो फिक्स्ड होता है, और हर एक चीज़ का जो है स्ट्रक्चर होता है दुनिया में, और लैंग्वेज भी जो है एक स्ट्रक्चर फॉलो करती है। तो ये स्ट्रक्चरलिस्ट ने कहा था। लेकिन दूसरी तरफ ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है, इनका मानना था कि जो स्ट्रक्चर की मतलब ये जो थ्योरीज हैं स्ट्रक्चरलिज्म की, इन्होंने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जो मीनिंग है वो फिक्स्ड और एब्सोल्यूट नहीं है। हर चीज़ का एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, और ना ही एक स्ट्रक्चर है हर चीज़ का कांस्टेंट। जो स्ट्रक्चर है वो लगातार चेंज होता रहता है, वो एक जगह फिक्स नहीं है किसी भी चीज़ का, मतलब टाइम टू टाइम चीज़ें जो है चेंज होती रहती है। तो इसी कारण से जो है, इसी डिफरेंस की वजह से जो है बहुत सारे अलग अलग जितने भी जो थिंकर होते हैं उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरीज दी हैं, उनमें से एक है जैक्स डेरिडा, जिन्होंने हमें जो है सबसे पहले थ्योरी दी डिफरेंस की। तो ये जो डिफरेंस है, ये वर्ड जो है दो वर्ड को मिलाने से बना हुआ है, डिफर और डेफर। डिफर का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि चेंज होता जा रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन डेफर का मतलब है कंटिन्यू जो चला जा रहा है। तो इन्हीं दोनों को मिलाने से बनता है डिफरेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्स्ट लेटर है ये हर जगह चेंज हो रहा है, सी, बी और एच, लेकिन ये जो लास्ट वाले दो लेटर्स हैं ये जो है सेम ही है। तो ये जो फर्स्ट वाले लेटर्स हैं इनको कहते हैं डिफर, जो कि चेंज हो रहे हैं, और जो कि लास्ट वाले दो लेटर हैं इनको कहते हैं डेफर, जो कि कंटिन्यू चले जा रहे हैं, मतलब सेम हो रहे हैं, इनमें कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो न्यू वर्ड्स बन रहे हैं, जैसे कैट बन रहा है, बैट बन रहा है, हैट बन रहा है। तो दो वर्डों को जोड़ने से जो वर्ड बनता है उसी को जो है डिफरेंस कहा गया है यहाँ पर। मतलब कोई ऐसी चीज जो कंटिन्यू चली जा रही है, मतलब कंटिन्यूसली, जैसे एट 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 है, सब में एट है, लेकिन ये जो आगे वाला वर्ड है ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो इसी को जो है डिफरेंस थ्योरी का नाम दिया है जैक्स डेरिडा ने। तो अगर हम जैक्स डेरिडा के वर्क को देखें तो इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, और बाकी के जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं इन्होंने भी अलग अलग थ्योरीज दी हुई हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वो है मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस। तो ये जो मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस है, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू डेरिडा एंड अदर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर कि जो वर्ड है उसमें जो मीनिंग है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ एब्सेंट है। एब्सेंट मतलब जो मतलब ये जो थ्योरी है ये है ही एब्सेंस की। तो हम जो है एब्सेंस को जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो डेरिडा है वो कहते हैं कि जो एब्सेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लेटर है वो एब्सेंट है यहाँ पर हर जगह पर, लेकिन यहाँ पर जो हम कोई भी लेटर पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, सी, बी, एच, मतलब कुछ भी लेटर आप डाल दो यहाँ पर। अगर आप सी डाल देते हो तो ये कैट बन जाता है, अगर आप जो है इसी जगह पर जो है बी डाल देते हो तो ये बैट बन जाता है, और इसी जगह पर अगर आप एच डाल देते हो तो ये हैट बन जाता है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट, ये जो एब्सेंस है इसके कारण यहाँ पर जो है नए नए वर्ड बन रहे हैं। तो इसी थ्योरी को जो है मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस कहा है जैक्स डेरिडा ने। तो जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है नथिंग इज फिक्स्ड, जो नेक्स्ट थ्योरी है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरलिस्ट ने क्या बोला हुआ है। तो जैसा कि हमने जो है स्ट्रक्चरलिज्म के जो वीडियो है वहाँ पर देखा था कि जो स्ट्रक्चरलिज्म के जो फादर हैं फर्डिनेंड डी सस्योर, तो उन्होंने यहाँ पर हमें थ्योरी दी थी साइन की थ्योरी। तो ये जो साइन वाली थ्योरी थी इसमें जो है सिग्निफायर और सिग्निफाइड बताया गया था। मतलब सिग्निफायर होता है वर्ड और सिग्निफाइड होता है जो मेंटल कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बनता है, जो मतलब किसी चीज़ का नाम लेने पर हमारे दिमाग में इमेज बनती है। जैसे एप्पल बोल रहे हैं तो सबके दिमाग में जो है एप्पल की इमेज बनेगी।
तो यहाँ पर जो सश्योर थे उन्होंने बताया था कि जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड है इनके बीच में जो है आर्बिट्रेरीनेस होती है, लेकिन क्योंकि मतलब इन दोनों का जो मतलब है, जो इस वर्ड का जो मीनिंग है, जैसे कैट को कैट क्यों बोलते हैं, उन्होंने बताया था कि ये हम इंसानों के द्वारा क्रिएट किया गया है, इसका जो है कल्चरली रिलेशन है, बल्कि कोई मतलब कैट और ये जो कैट है इसके बीच में मतलब कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हम लोगों ने ये जो कैट है, मतलब ये जो चार टांगों वाली फरी जैसा एनिमल है, इसको हमने कैट का नाम दे दिया है। तो अब ये सदियों से चलता आ रहा है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इसको नाम दिया कैट, तो अब हम लोग भी इसको जो है कैट ही बोल रहे हैं, कैट ही बोल रहे हैं, या फिर हिंदी में जैसे बिल्ली बोलते हैं, तो हम भी इसको जो है लगातार बिल्ली बोल रहे हैं। इन दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब आर्बिट्रेरी है इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर बोला कि अगर सिग्निफायर बोलेंगे कोई भी, तो आपके दिमाग में झट से जो है कोई ना कोई सिग्निफाइड जरूर आएगा। लेकिन ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, ये इस बात को जो है इन्होंने कुछ और ही बोला है। इन्होंने ये नहीं बोला है कि आपके दिमाग में जो है सिग्निफायर मतलब वर्ड बोलते ही सीधा सिग्निफाइड आएगा। ये कहते हैं कि एवरी सिग्निफायर लीड अस टू ए न्यू सिग्निफायर, कि जो सिग्निफायर है उसका नाम सुनते ही हमें जो है एक और सिग्निफायर की को हमारे दिमाग में आ सकता है, उसके बाद एक और सिग्निफायर, एक और सिग्निफायर, और हम जो है कभी भी सिग्निफाइड तक नहीं पहुंचेंगे। तो देयर इज नो एब्सोल्यूट सिग्निफाइड, मतलब वहां पर जो है अल्टीमेट सिग्निफाइड है ही नहीं कुछ भी, मतलब यहाँ पर ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का कहना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे लॉयन है, आप समझ रहे हो ना, लॉयन, जैसे किसी ने लॉयन बोला तो किसी के दिमाग में जो है लॉयन की पिक्चर नहीं आई, किसी के दिमाग में जो है ऐसा आया कि बहुत ही पावरफुल पर्सन की बात हो रही है। तो पावरफुल से उसके दिमाग में आ गया किंग, और किंग मतलब एक सिग्निफायर ही आया उसके दिमाग में, और किंग से पावरफुल कुछ भी हो सकता है, सोल्जर पावरफुल हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर पावरफुल हो सकता है, उसके दिमाग में कुछ भी आ सकता है, अलग अलग वर्ड। तो अब किंग से वो जो है डायरेक्ट चला जाएगा क्राउन के ऊपर, और क्राउन के बाद उसके दिमाग में आ जाएगा नेशन। तो ये जो सिग्निफायर के, एक सिग्निफायर के बाद दूसरा सिग्निफायर, दूसरे सिग्निफायर के बाद तीसरा सिग्निफायर, तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि कोई एब्सोल्यूट सिग्निफाइड है ही नहीं, मतलब सिग्निफाइड की पिक्चर तो हमारे दिमाग में आएगी नहीं, हम एक सिग्निफायर के बाद दूसरा सिग्निफायर, दूसरे के बाद तीसरा सिग्निफायर, ऐसे ही सोचते रह जाएंगे। तो नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है नो बाइनरी अपोजिशन। तो आपने मेरी अगर स्ट्रक्चरलिज्म की वीडियो देखी होगी, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि बाइनरी अपोजिशन की थ्योरी जो है स्ट्रक्चरलिज्म में दी गई है। तो जो बाइनरी अपोजिशन है वो होता है, मतलब एक तरह से रिलेशनशिप होता है, बाइनरी अपोजिशन रिलेशनशिप। मतलब अगर आपको, वहाँ पर स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि अगर आपको नाइट को समझना है तो उसके लिए आपको डे को समझना जरूरी है। तो क्योंकि जो बाइनरी अपोजिशन है वो एक शब्द का मीनिंग है, और वो शब्द जो है अपोजिट शब्द जो अपोजिट वर्ड है उसी से हमें मिला हुआ है। तो अगर हमें जो है डे को समझना है तो हमें नाइट को समझना पड़ेगा, वाइट को समझना है तो हमें ब्लैक का पता होना जरूरी है, गॉड मैन। तो इस तरह से हमें जो है वर्ड मिलते हैं, मतलब अपोजिट शब्द से। तो लेकिन ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, इन ये इस थ्योरी को मानते ही नहीं है। इनका मानना है कि ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी ने जो है सब कुछ बराबर कर दिया है। आजकल जो है जो नाइट है वो भी डे की तरह लगते हैं, हर जगह रोशनी होती है। तो कोई बाइनरी अपोजिशन नहीं है, मतलब कोई अपोजिट वर्ड नहीं है। तो ये इस थ्योरी को नहीं मानते हैं जो कि स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने दी हुई है। तो नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है स्पीच एंड राइटिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो डीकंस्ट्रक्शन वाले कहते हैं कि जो स्पीच है वो राइटिंग की कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे उन्होंने कहा है कि जो स्पीच है वो सुपीरियर है राइटिंग से। क्योंकि फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहले जो बच्चा है वो बोलना सीखता है, ना कि लिखना सीखता है। तो इनका मानना है कि जो स्पीच है वो राइटिंग से जो है सुपीरियर होती है। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले ऐसा नहीं मानते हैं, उनको लगता है स्पीच एंड राइटिंग बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, और इवन राइटिंग समटाइम जो है राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइटिंग जो है स्पीच को पूरा करती है, तभी तो बच्चा जो है बोल पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उस बच्चे को जो है ऐसी कोई इमेज दिखाएंगे, ऐसा कोई लेटर की इमेज दिखाएंगे, कोई शब्द दिखाएंगे, जैसे कि कोई भी शब्द हो गया ऐसे को,
तो वो उस बच्चे ने उसको पहले कभी देखा ही नहीं होगा, तो वो उसे जो है प्रोनाउंस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में जो है उस राइटिंग की पिक्चर ही नहीं होगी, उस वर्ड की पिक्चर ही नहीं होगी, इसलिए वो जो है उसको बोल ही नहीं पाएगा। इसलिए जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले हैं वो मानते हैं कि स्पीच एंड राइटिंग बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ईच अदर अकॉर्डिंग टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। तो ये जो है इस बात को भी नहीं मानते हैं, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं कि स्पीच सुपीरियर है, लेकिन ये कहते हैं दोनों जो है इम्पॉर्टेंट है। तो जो नेक्स्ट टर्म है जो कि डीकंस्ट्रक्शन वालों ने दी हुई है वो है फोनोसेंट्रिसिज्म। ये जो टर्म है इसको ये जो डीकंस्ट्रक्शन वाले हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले हैं, ये नहीं मानते हैं। इन्होंने ये टर्म इसीलिए दी हुई है, जो लोग जो है मतलब स्पीच को सुपीरियर मानते हैं राइटिंग से, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म वाले मानते हैं, तो उसको यहाँ पर जो है फोनोसेंट्रिसिज्म टर्म दी गई है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वालों के द्वारा। लेकिन ये इस बात को मानते नहीं हैं, और जैक्स डेरिडा ने इस बात को जो है प्रूव भी किया है कि जो स्पीच है वो राइटिंग से सुपीरियर नहीं है। तो नेक्स्ट है लोगोसेंट्रिसिज्म। दिस टर्म ही यूज टू डिस्क्राइब द अजम्पशन एंड क्वेस्ट फॉर सेंटर कोर एंड ट्रुथ। तो ये जो टर्म है ये जो टर्म है इसका मतलब है कि जो लोगो है, लोगो का मतलब है जो कि फिलॉसफी होती है, वेस्टर्न फिलॉसफी, जो एंशियंट ग्रीक फिलॉसफी थी, वहाँ पर लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था। जो लोगोज होते हैं बहुत बड़ा रीजन माना जाता है, मतलब किसी भी चीज़ का सेंटर, किसी भी सोर्स का सेंटर, मतलब पूरे वर्ल्ड का कोई भी सेंटर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोर। तो हम ह्यूमन बीइंग जो है हमेशा सेंटर या फिर कोर या फिर ट्रुथ की तलाश में रहते हैं, कि जो हमारे सामने हमारी भावना ऐसी बन गई होती है, हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ गया होता है कि जो हमारे सामने प्रेजेंट है चीज़ें, हम उन्हीं को सच मानते हैं, और जो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है उस चीज़ को हम जो है इन्फीरियर मानते हैं, सुपीरियर नहीं मानते हैं। तो इसी कारण से हम जो है स्पीच को जो है सुपीरियर मानते हैं राइटिंग से, क्योंकि जो सुनने वाला होता है वो बोलने वाले के सामने होता है, प्रेजेंट होता है, तो वो जो है उसको ट्रुथ मानता है, जो क्योंकि वो उसके सामने बोल रहा है। लेकिन जो सामने प्रेजेंट है उसी को वो मानता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है। जो चीज़ हमारे सामने एब्सेंट है उसकी भी उतनी ही वैल्यू है, वो चीज़ भी उतनी वैल्यू कंटेन करती है जितनी कि जो चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंट है वो कंटेन करती है। जैसे कि जो सुनने वाला व्यक्ति है वो प्रेजेंट नहीं है, तब भी जो है क्या स्पीच की उतनी ही वैल्यू होगी। मतलब हम कोई स्पीच बोल रहे हैं और हमारे सामने कोई उसको सुन नहीं रहा है, तो क्या उस स्पीच की उतनी ही वैल्यू होगी? नहीं होगी। लेकिन जो राइटिंग है, जो मतलब किसी ने कोई लिख रहा है, आप उसके सामने प्रेजेंट भी नहीं है। जैसे हम जो है जैक्स डेरिडा के वर्क ही पढ़ रहे हैं, तो आज हमें वो खुद थोड़ी पढ़ा रहे हैं, वो स्पीच थोड़ी दे रहे हैं हमारे सामने। उन्होंने ये थ्योरीज लिखी हुई है, और हम जो है उन थ्योरीज को किसी ना किसी बहाने से, किसी चीज़ के थ्रू जो है इन सारी फिलॉसफीज को, इनकी थ्योरीज को जो है हम पढ़ रहे हैं, किसी सोर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं ना। तो यही पॉइंट जो थे जैक्स डेरिडा समझाना चाहते थे कि जो चीज़ प्रेजेंट नहीं भी है, जो चीज़ एब्सेंट है, उसकी भी वैल्यू है। तो जो ह्यूमन की जो आदत हो गई है कि वो जो है मतलब हमेशा प्रेजेंट या फिर ट्रुथ सामने देखता है, या फिर सेंटर के पीछे भागता है, उसको हर चीज़ का सेंटर ही चाहिए। और स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने भी बोला है कि हर चीज़ का जो है सेंटर होता है, कोर होता है। लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं। तो जैक्स डेरिडा जो हैं और बाकी के जितने भी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो ना ही फोनोसेंट्रिसिज्म को मानते हैं और ना ही लोगोसेंट्रिसिज्म को मानते हैं। इन दोनों जो टर्म्स हैं, इन दोनों को जैक्स डेरिडा और बाकी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं उन्होंने जो है डिमोलिश किया है, इनको मानने से इनकार किया है। तो नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है अपोरिया। तो अपोरिया जो है डीकंस्ट्रक्शन वालों ने ही दी है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने ही दी है। इसे जो है एक पजल हम मान सकते हैं, पजलमेंट मान सकते हैं, स्टेट ऑफ पजलमेंट इन रिटोरिक, मतलब जो डिक्लेरेशन करती है डाउट का और डाउट डालती है, जो मतलब एक टेक्स्ट है, जो लिटरेरी वर्क है, उसमें एक ऐसी लाइन आना, जो राइटर है उसने कोई ऐसी लाइन लिखी होती है जो कि
जिसका मतलब डेडलॉक होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसका मीनिंग समझने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, उसका कोई कंक्लूज़न नहीं निकलता है। तो इसका मतलब है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर आप बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते हो, जहाँ से आप आगे प्रोसेस ना कर पाओ। एक ऐसा टेक्स्ट जिसे आप सॉल्व ना कर पाओ, उसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस टेक्स्ट में जो लिखा गया है वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। मतलब राइटर ने जो है खुद ही वो डाउट में लिखा है, वो एक डाउट क्रिएट करता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जो कि हैमलेट है, बहुत ही फेमस प्ले है, हर किसी ने पढ़ा होता है जो लिटरेचर का स्टूडेंट होता है। तो उसमें जो ओपनिंग सॉलिलॉकी है, जो ओपनिंग लाइन थी एक जगह पर, वो थी टू बी और नॉट टू बी। जब हैमलेट जो है अपने अंकल को मारने के लिए जाता है, लेकिन उसका अंकल जो है प्रे कर रहा होता है, तो वहां पर हैमलेट जो है बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया होता है कि उसको उन्हें मारना चाहिए या फिर नहीं मारना चाहिए। तो वहां पर जो है टू बी और नॉट टू बी, तो ये चीज यहाँ पर जो है मतलब जो रीडर होते हैं उनको भी डाउट में डालती है, और जो ऑथर होता है या फिर जो राइटर है वो उसने खुद ने ही वो जो है बहुत ही डाउटफुल वे में लिखी होती है। तो जहां से आगे आप प्रोसेस ना कर पाओ, जहां पर आप फ्रीज हो जाओ, पजल वाली जहां पर सिचुएशन होती है, उसको बोलते हैं अपोरिया। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये जितनी भी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी या फिर थ्योरीज थी, तो मैंने उनको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और जो बहुत सारे जो जैक्स डेरिडा के अलावा भी बहुत सारे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर और राइटर हैं, जैसे कि मिकेल फुको हो गए, जैक लकान हो गए, और रोलैंड बार्थ हो गए। बाकी बहुत सारे ऐसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इस फील्ड में। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।